और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आगरा मेट्रो परियोजना का आज शिलान्यास होने जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे और आगरा में सीएम योगी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 26 लाख की आबादी को मिलेगा इसका फायदा। 5 साल रखा गया है निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य और लगातार योगी सरकार की इस कोशिश में है कि आने वाले 5 सालों के भीतर यूपी के तो बड़े जिले हैं, यूपी का जो बड़ा इलाका है वहां पे मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाए। उसी क्रम में वाराणसी के बाद अब बारी है आगरा की। तो आगरा मेट्रो परियोजना का आज शिलान्यास यहां पर किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास यहां पर करेंगे। और रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। वेस्ट बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल है। उत्तर कन्या अभियान के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में है बीजेपी। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में आज रैली करने वाली हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ममता सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर एक तरह से देखिए की जाएगी। उत्तर कन्या अभियान के जरिए यहां पर शुरुआत की जा रही है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से सीएए कानून को हवा देनी शुरू कर दी है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अगले साल जनवरी से नागरिकता कानून लागू होने का दावा भी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीएए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीएए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का। पश्चिमी बंगाल की जनता ने 2 बार उनको आशीर्वाद दिया। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं। हमारे संस्कार और संस्कृति को खतरा है। इस बीच देखिए, पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा से चिंता बढ़ी हुई है। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर खुलेआम बमबाजी हुई और आगजनी भी की गई। इसमें बीजेपी के 7 कार्यकर्ता जख्मी हुए। ये वारदात उस वक्त हुई जब बीजेपी के कार्यकर्ता वर्धमान जिले में संपर्क अभियान में थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हिंसा को करने का आरोप लगा। सियासत की तस्वीर डराने वाली, लेकिन दशकों से बंगाल इसी तरह की सियासत का आदी रहा है। यहाँ बम, बल और हत्या के बूते ही सरकार गिरती और बनती। बंगाल की पुलिस उसी वैधानिक चेतावनी जैसी है जिसको पढ़ने के बाद भी हमारा आप अनदेखा कर देते हैं। एक बार फिर से बमबाजी की ये हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। तस्वीर में दर्जन भर लोग बेतहाशा बम और पत्थर चला रहे हैं, इस डर से बेखौफ कि उनकी ये बहादुरी न जाने कितनों की जान ले लेगी। हम प्रजातंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। हाँ, आगे भी हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। हमें ताकत है, हम इसका जवाब दे सकते हैं, पर हमें हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के आसनसोल में शनिवार को भी इस हिंसक वारदात में बीजेपी के 7 कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गए। बीजेपी के स्थानीय नेता लेखन घुरोई ने कहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने फायरिंग की और बम फेंके, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस से मदद मांगने के बावजूद भी वो आगे नहीं आए। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का।
चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है, ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने बीजेपी पर इस हिंसा का आरोप लगाया है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी की रैली थी जिसमें वो बम लेकर आए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हमला कर दिया। हम इसकी आलोचना करते हैं। बिहार विधानसभा में जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी का पूरा जोर पश्चिम बंगाल को फतह करने पर है। अभी से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने दम लगाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव कई मायनों में अहम हैं, क्योंकि इस बार बंगाल के चुनाव में ओवैसी की एंट्री हो गई है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय होगा। तपस्या गुप्ता के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। और आइए रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आज किसान आंदोलन का 12वां दिन है। कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल भी सामने आए। 9 दिसंबर को किसानों का केंद्र से छठे दौर का संवाद होना है। कृषि कानून वापस लेने पर ही आंदोलन खत्म होगा, ये किसानों का कहना है। और आप देखिए, किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल भी उतर आए हैं। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कल यहां पर भारत बंद का ऐलान। किसान आंदोलन देखिए लगातार जारी है। अपनी मांगों पर किसान अड़े हैं, क्योंकि उनके मुताबिक सरकार आंदोलन को लेकर संवेदनशील नहीं है। और इसका सबूत उन्होंने सरकार के साथ हुई पिछली बैठकों में देखा। अब किसानों का फोकस जो है वो सरकार के रुख पर रहने वाला है। उनकी मांगों को लेकर क्या फैसला करती है सरकार, ये बड़ी बात होगी। तो वहीं क्रांति और तेज करने के मूड में किसान भी दिख रहे हैं। लेकिन किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है, ताकि सरकार को जगाया जा सके और अगली मीटिंग में अपनी मांगों को जबरन मनवाया जा सके। और देखिए, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसान कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि वो कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार को सीधा मैसेज है कि कृषि कानून को वापस लेना होगा। आंदोलन के 11वें दिन भी किसान पूरे जोश में नजर आए। दिल्ली की तकरीबन सभी सीमाओं पर भारी संख्या में पंजाब और हरियाणा से आए किसान डटे रहे। पहली तस्वीर दिल्ली के कालिंदी कुंज की है, जहां पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही, जिस वजह से एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं की आवाजाही में भी काफी परेशानी हुई। टीकरी बॉर्डर पर भी पूरे दिन किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान अलग अलग संगठनों का झंडा लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई है और यहां पर भारी संख्या में आरएएफ के जवानों को तैनात भी किया गया है। तीसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पूरे दिन गाड़ियों की लंबी कतारें थी। वहीं सिंघू बॉर्डर पर भी पूरे दिन किसान डटे रहे। दिल्ली यूपी बॉर्डर से सटे दलित प्रेरणा साइट पर भी किसानों ने कृषि बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पूरे दिन यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आखिरी तस्वीर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग किसानों के समर्थन में पहुंचे। किसान और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। 9 तारीख को एक बार फिर किसान संगठनों के नेता और सरकार बातचीत के लिए बैठेंगे, लेकिन उससे पहले ही किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। सरकार लगातार किसानों को बिल के फायदे गिना रही है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं से आने वाली तस्वीरें और किसान नेताओं के बयान से साफ है कि किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। भले ही सरकार किसानों को बिल के फायदे गिना रही हो, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि बिल वापसी के बिना किसान अपना प्रदर्शन नहीं रोकेंगे। किसान संगठनों ने अपना रुख कड़ा किया, हमने कड़ा नहीं किया। सरकार को शायद पहली बार सुनाई दिया है। हम तो पहले दिन से एग्जैक्टली यही बात बोल रहे हैं। तीनों कानून हर हालत में वापस हों, एमएसपी की किसान को कानूनी गारंटी मिले। हम ये बात पहले दिन से कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कही है। हमने अपनी मांग बिल्कुल नहीं बदली है। हम कोई कड़े या नरम बिल्कुल नहीं हुए हैं। किसान पीछे अडिग हैं।
किसान नेता सरकार के साथ बैठक से पहले पूरे भारत का चक्का जाम करने की तैयारी में है और किसानों के आंदोलन की जगहों से आने वाली तस्वीरों से सरकार की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। भारत बंद है, ये पहले भारत बंद से एक नई किस्म का बंद होगा। ये इस बंद में सभी लोग शामिल होंगे। आज दिल्ली में सारे ऑल ओवर इंडिया 90 लाख ट्रक को जड़िया वो अपनी हड़ताल करेंगे। भारत बंद और सीमा पर किसानों के तल्ख तेवर से साफ है कि किसान संगठन बिल वापसी से कम में मानने वाले नहीं हैं। इसको जहां भी कोई कमी है, जहां भी लोग अब जागे नहीं हैं, घरों में सर्दी के मौसम में घरों में पड़े हैं, उनको जगाने के लिए बंद सारे हिंदुस्तान में के लिए लोगों को लिए किया गया है और उनको अपील की गई है, आओ इस मोदी सरकार के जो नादरशाही हुक्म है उनको ध्वस्त करने के लिए आप आगे आएं। दिल्ली की सभी सीमाओं पर भारी संख्या में किसान सभी तैयारियों के साथ बैठे हैं। यानी क्या करना है, जो करना है गवर्नमेंट करे, लेकिन ये किसानों के मन की जो बात है, इतने साल हो गए, 7 साल मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने, नहीं तो वरना जो आज हमने प्लान किया है, कल प्लान किया है, वो यही है, इस संघर्ष को और कैसे तेज करना है और कैसे मजबूत करना है और कैसे इसको बढ़ाना है। जिन जगहों पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, वहां लंगर की भी व्यवस्था की गई है। किसानों को खाने पीने और रहने में परेशानी न हो, इसके लिए देश विदेश से कई संगठन सामने आ गए हैं। छठे दौर की बातचीत से पहले दिल्ली की सीमाओं से आने वाली ये तस्वीरें इस बात का संकेत हैं कि बिल वापसी के बिना किसानों के तेवर ठंडे नहीं पड़ने वाले हैं। आंदोलन को लेकर मंत्रियों की बैठक हुई है। कृषि कानूनों पर संशोधन पर लगातार बातचीत हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में शामिल भी हुए। राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कैलाश चौधरी भी यहां बैठक में शामिल हुए थे। देखिए, और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक इस लिहाज से कि कल भारत बंद का ऐलान यहां पर किसानों की ओर से किया गया है और 9 तारीख को यहां एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच में चर्चा होगी। इससे पहले बाकायदा प्रस्ताव किसानों ने मांगा है, उस पर चर्चा के बाद ये बैठक होगी। और इसी बीच दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे किसानों की कई दिलचस्प और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। यूपी के अलग अलग इलाकों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और इसी को लेकर इसी तरह के ट्रैक्टर्स पर ये तमाम किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में अंदर जाने से पुलिस के द्वारा रोका गया, जिसके बाद नोएडा के इसी पार्क में उन्हें रुकने के लिए कहा गया और किसान फिलहाल अब यही रुके हुए हैं कि जो व्यवस्था है खुले आसमान के नीचे, इसी तरह इन्हीं गद्दों के ऊपर खुले आसमान के नीचे ये किसान सोएंगे। खाने की व्यवस्था खुद करके लाए हैं, लेकिन इसके बीच एक बड़ी बात यही है कि इस सर्दी के बीच कहीं ना कहीं किसान लगातार एक सरकार के सामने चुनौती तो बन रहे हैं, लेकिन लगातार परेशानियां भी झेल रहे हैं। और इसी बीच प्रधान जी मेरे साथ हैं। प्रधान जी, किस तरह से रात काटेंगे? आप देख तो रहे हो, नीली छतरी वाले के नीचे सोएंगे। नीली छतरी वाले ने जन्म दिया हमको। खुला आसमान है, टिमटिमाती रात होती है, उसके नीचे यहाँ सोते हैं अपना आराम से। ठंड भी पड़ती है, ओस भी पड़ती है, क्योंकि किसान तो सुबह को उठते ही ट्यूबवेल के पानी से कुल्ला करता है, नहर का पानी लगाता है। जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो मरने वालने पर तुले हुए हैं। खुले आसमान के नीचे अपना धरना चल रहा है यहाँ दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में भारतीय किसान लोक शक्ति का। पुलिस ने आगे तो नहीं जाने दिया, क्या यहाँ व्यवस्थाएं कुछ की? क्यों करेगी पुलिस? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की, हमने अपने आप की है। अध्यक्ष जी के जो हैं इनके सिपाही, उन सब ने यहाँ व्यवस्था की हुई है। लंगर चल रहा है और यहाँ पर अपनी व्यवस्था से रह रहे हैं सब लोग। खाने का कितने दिन का आप अपना कोटा लेके? 6 महीने का, और फिर हो जाएगा। ये सारी ट्रॉलियों में राशन भरा हुआ है, राशन की चिंता नहीं है और खुले आसमान के नीचे जी रहे हैं। यानी कि अन्नदाता अब हिम्मत नहीं हारेगा, आगे बढ़े। नहीं हिम्मत, अरे क्यों अन्नदाता हिम्मत हार जाएगा तो आप जीवित कैसे रहोगे? तुम्हारे पेट में अन्न का दाना कहाँ से जाएगा भाई? हमने तो देश को, ये कृषि प्रधान देश है, इसका आधार बेस कृषि है, इस देश की रीढ़ और रज्जू भी कृषि है, और इसका जो वो तुम्हारा कहते हैं आर्थिक स्थिति, वो कृषि किसान के ऊपर आधारित है। अगर किसान देश का हिम्मत हार जाएगा फिर ये कृषि प्रधान देश। अब बिल्कुल देखिए, किसान बिल्कुल आगे बढ़ता रहेगा और हिम्मत नहीं हारेगा। किस तरह की परिस्थितियां, क्या चुनौतियां का सामना आपको लगातार करना? किसान किसी भी शर्त पर पीछे को नहीं हटेगा। ये 50 डंडे पड़े हैं और 100 लाठियों का जो एडवांस दे दिया है और लेकर के आएंगे, और बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को लेकर के आएंगे और सरकार को नीचे ला करके डाल देंगे और कल भैंस के आगे बीन बजाना है। मोदी जी ये समझ रहे हैं जनता ने पहले उनको चुना
हार्दिक दिल से चुना और दूसरे बार उन्होंने ईवीएम मशीनों से गड़बड़ी की के शासन पा लिया है, तो ये समझ रहे हैं कि जनता से कोई लेना देना नहीं है हमको। हमारी तो ईवीएम मशीन ही जो वोट डालेंगी, ऐसा अब की बार नहीं होगा। उनको पूरी तरह से सबक सिखाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों का आंदोलन लगातार जारी और इसी के चलते गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों को सलाह दी गई है दिल्ली आने के लिए NH24 के इस्तेमाल से लोग जो हैं वो यहां पर बचें। जी हां, बड़ी खबर है। लगातार आंदोलन के चलते जिस तरह से आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं, अप्सरा, भोपड़ा और डीएनडी का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई, क्योंकि किसान लगातार उन इलाकों को घेर रहे हैं, बंद कर रहे हैं जहां से दिल्ली आने जाने के रास्ते हैं। तो इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है। खास हिदायत जारी की है सरकार ने कि आप उन रास्तों का इस्तेमाल करें जहां पे किसान नहीं बैठे हैं या जहां पे भीड़ नहीं है। लगातार देखिए किसान सड़कों पर डटे हुए हैं और वो भी पूरे इंतजामात के साथ। खाना तैयार है, सोने की व्यवस्था है, सब कुछ उनके पास यहाँ पर। और इसी वजह से दावा बार बार ये कि यहाँ 6 महीने 1 साल तक रुक सकते हैं। मेरे सहयोगी राजीव शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर चल रहा है और जब इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे होते तब इस तरीके से किसान अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं। गांव के लोक कलाकार यहाँ पर आते हैं, सुरताल में हो या बेताले हो, ये सब एक दूसरे का लोकगीतों से मनोरंजन करते हैं। हरियाणा के गायक हैं, पंजाब के गायक हैं, ये सब तमाम एक दूसरे का मनोरंजन यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो इस बीच में इस एक ऐसा ब्रेक का वक्त होता है जब सभी चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों से थोड़ी देर का आराम मिले और तब इस तरह के लोकगीत यहाँ पर गाए जाते हैं। एक नहीं, बहुत सारे कलाकार हैं और सुनने वाले भी यहाँ पर ठीक ठाक तादाद में हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखने के लिए आए हुए हैं कि आखिर वो क्या होने वाला है, वो कौन सा प्रदर्शन है। ये भी एक रंग है किसानों के इस आंदोलन का, जहाँ पर किसान थोड़े में खुश हो रहे हैं, अपने लोकगीतों के जरिए अपने साथियों का मनोरंजन भी कर रहे हैं और लगातार अपने इस आंदोलन में बने भी हुए हैं। ये तस्वीरें हैं टीकरी बॉर्डर से, जहां पर लगातार मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और किसानों की रसोई में हूं। किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन आंदोलन का वो पूरा इंतजाम करके भी आए हैं और उनकी रसोई में इस समय ये गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे हैं। कौन कौन से पकोड़े बन रहे हैं वो सीधे पूछ लेते हैं पहले इनके बनाने वालों से। कौन कौन से पकोड़े बना रहे हैं जी? गोभी के, आलू के और बैंगन के। खा रहे हैं, किसान आ रहे हैं लगातार? हाँ जी, आ रहे हैं लगातार। आप खुद एक किसान हैं? हाँ जी। कितने लजीज हैं ये पकोड़े? बहुत बढ़िया है, सब खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है सबको। और हम लोग जो है सब किसान ही हैं यहाँ। हम सब जो बना रहे हैं वो भी किसान है और हम भी जो दे रहे हैं वो भी किसान है, जो खा रहे हैं वो भी किसान है। कितने दिनों तक ये पकोड़े अगर यहाँ बने, कितने दिनों तक की व्यवस्था आप करके आए हैं? जब तक यहाँ रहेंगे, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये किसान क्रांति की कहानियां हैं जो हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। वहाँ देखिए जो तमाम सामान है वो यहाँ रखा है। दिन में जैसे ही शाम होने लगती है किसान पकोड़े यहाँ खाते हैं और उन्हें वो कैसे लगते हैं। और पकोड़ों को लेकर पहले भी देश में एक बार राजनीति गर्मा चुकी है, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। किसानों ने साफ कहा है कि उनका आंदोलन किसी भी रूप में राजनीतिक नहीं है, वो उनका अपना आंदोलन है और उसके लिए वो तमाम बॉर्डर्स पर तैयारी करके आए हैं। यहाँ देखिए तमाम किसान पकोड़े खा रहे हैं। बाबूजी पकोड़े कैसे लग रहे हैं? पकोड़े तो ठीक लग रहे हैं पर वो घर का तो काम छूट रहा जी। हम तो नहीं सोच रहे मान जाए सदबुद्धि आ जा जी। और किसान की समस्या हल कर दे जी। हम घरों बैठे रहे 1 साल तक, नु कहे कोरोना फैल रहा, लॉकडाउन हो रहा जी। भी न ठा के एक बिल बना दिए 3 और इनमें नुकसान किसान का बहुत हुआ। तो हम यूँ चाह कि इन्हें बदल दे और दूसरे किसानों को और अपो बैठ के बना ले, जो कुछ सलाह मशवरे तो ठीक बन जा और इसे बदलाव करें। तो आप सुन सकते हैं कि किसान क्या कह रहे हैं। पकोड़े आप यहाँ खा रहे हैं, थोड़ा सा नमक तेज हो जाए तो थोड़े अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा ही कुछ बिल और कानून को लेकर भी चल रहा है क्या? जब सरकार सुन ही नहीं रही, किसानों की मांग पूरी करे तो फिर हम यहाँ क्यों पड़े रहे, अपने घर चले जाएंगे। और यहाँ तो हमारे भाई लाए गुड़ भी, मट्ठा भी और परामठे भी लाए देसी घी के। पकोड़े कितने लजीज हैं? अब पकोड़ों में मजा आ रहा। यहाँ भूखे नहीं मर रहे किसान। किसान तो अब अड़ंगा आ जाएगा, काम चले जाएगा। तो पकोड़े एक बार यहाँ मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। पकोड़े काफी लजीज हैं। शाम के समय पकोड़े
बहुत अच्छे भी लगते हैं और वो मिल जाएं तो कहना क्या। लेकिन बात अगर आंदोलन की हो रही है तो कष्ट की भी बात हो, क्योंकि किसान यहाँ बहुत कष्ट में है, भले ही वो इंतजाम करके आए हैं। किसान आंदोलन की ये तस्वीर देखिए जिसमें किसानों ने ट्रैक्टर में शाही व्यवस्था कर रखी है। किसानों ने ट्रैक्टर में ही सोना और रहने की भी पूरा इंतजाम कर रखा है। तो इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं लंबे संघर्ष का मन बनाकर किसान जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। सामान्य से दिखने वाले इस ट्रैक्टर को घर का रूप दे दिया गया है। मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है, एसी लगा हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो घर पर मौजूद होती है और यहाँ पर ना हो। पूरी की पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर जो किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और वहीं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे पश्चिमी यूपी के किसानों का रुख भी काफी सख्त नजर आता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है, आइए आपको सुनिए। 8 दिसंबर और 9 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण दिन, एक इस लिहाज से कि किसान पूरे भारत को बंद करने जा रहे हैं, और 9 दिसंबर फिर से फैसले की घड़ी। तारीख पर तारीख तो आप निश्चित तौर पर देख रहे हैं, आप भी कह रहे हैं तारीख पर तारीख लग रही है। इन तारीखों तक तो इलाज हो गया किसान का, एक मुकदमा लग जाओ तो इलाज ही हो जाए, बस तारीख पर तारीख उसका जीवन चला जाता है। लेकिन आ गया इसमें ऐसा नहीं होगा, ये सरकार की अदालत में है और किसान बैठा हुआ है, अपना फैसला सुनने का इंतजार कर रहा। दिल्ली में आ गया किसान और आ जाएगा, और ये गांवों तक मैसेज जा लिया है कि दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, उनकी सरकार बात नहीं सुन रही। ये वैचारिक क्रांति है, वर्ल्ड की किसानों की इस तरह की पहली क्रांति होगी जो विचार पर आधारित क्रांति होगी। तो इसमें जीत किसान की होगी। वो आज हो जाए, वह 2 महीने में हो जाए, वह 2 साल में हो जाए, यानी तब तक यहाँ किसान, हाँ किसान तो देखो जाएगा नहीं। किसान को ये गोली मारो, डंडे मारो, इसे भगाओ, वो तो इनके पास में इलाज है। और 8 तारीख को भारत बंद का क्या मायने समझे इसके? मायने तो ये पॉलिटिकल वाले बताएंगे, यही करते थे भारत बंद पहले। हम भी करके देखेंगे क्या होता है भारत बंद में। क्या क्या बंद रहेगा, क्योंकि आम आदमी के लिए भी जानना बहुत जरूरी, क्या क्या बंद रहेगा? रास्ते बंद रहेंगे और क्या कुछ बंद रहेगा? पहले क्या बंद रहता था वो आम जनता अगर जानती होगी तो वही बंद रहेगा जो पहले होते थे। हाँ। और 9 दिसंबर के लिए आपकी क्या तैयारी है? 9 तारीख में भी जाएंगे, बात करेंगे सरकार से। बस आखिरी ये कि सरकार कह रही है कि फिर से वही बात जो तारीख पर तारीख वाली भी, कि कोई शंकाएं हैं तो बात करने को तैयार है। एमएसपी पर भी कह रहे हैं कोई शंका है तो बात करने को तैयार है। आप 2 टुक क्या चाहते हैं? अरे इन्हें वापसी ले लो, बिल्लू को फिर बना लेंगे, कोई अगर वो होगा किसान बैठ कर बना लेगा, उसको बातचीत करके बना लेंगे। और वहीं चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के साथ महिलाएं भी अब मोर्चे पर आ गई हैं। चिल्ला बॉर्डर महिलाएं धरना स्थल पर भजन कीर्तन करती दिखी। महिला प्रदर्शनकारियों का भी साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती वो यहीं पर डटे रहेंगे। और उधर आरएसएस का किसान संगठन भारतीय किसान संघ भी कृषि कानूनों के खिलाफ आ गया है। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि सरकार को किसानों के हित में चौथा बिल लेकर आना ही होगा। बताइए, जो दिल्ली में इस समय जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, देश भर से किसान यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं, भारतीय किसान संघ क्या इन किसानों की मांग के साथ है? भारतीय किसान संघ इनकी मांगों के साथ है। इनकी मांगे हमारी मांगे कोई ज्यादा अलग अलग नहीं है। हम सब कृषि बिलों के अंदर संशोधन की मांग कर रहे हैं, और ये जो किसान डटे हुए हैं, इनका जो आंदोलन है इसमें हम साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारा पिछले 40 साल का अनुभव है कि हम कभी भी हिंसक आंदोलन में भाग नहीं लेते। राष्ट्र की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा के, आम जनता को परेशान करके, आगजनी करके और पुलिस प्रशासन को डंडा चलाने, बंदूक चलाने का अधिकार मौका देने का काम हो तो उसमें नुकसान देश का और किसान का होता है। इसलिए हम शांतिपूर्वक और आंदोलन की राह पर ही काम करते हैं। इधर ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंदर सिंह भी किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कानून वापस नहीं होंगे तो देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार लौटा देंगे। विजेंदर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। विजेंदर किसानों के समर्थन में दरअसल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचे और किसानों का समर्थन किया। विजेंदर कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं।
विजेंदर से पहले भी पंजाब हरियाणा से आने वाले कई एथलीट्स जो हैं वो किसानों के समर्थन में बोल चुके हैं। आने का सिर्फ एक मकसद है, हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत तो वैसे ही पहलवानों की धरती है, बहुत सारे पहलवानी सोनीपत की धरती ने पैदा किए हैं और खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने, मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है। तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है और भैया तो अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। और इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये बता नहीं पाई है कि इन कानूनों से लाभ क्या किसानों को मिलेगा और इधर किसानों की बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है और वो दिल्ली को घेर लिया है। हमारी समाजवादी पार्टी का भी उन किसानों के मुद्दे को समर्थन है। जो सवाल किसान उठा रहे हैं उसका समर्थन हम करते हैं और केवल एमएसपी नहीं बल्कि आय कैसे बढ़ेगी किसानों की उसका रास्ता साफ बीजेपी को करना चाहिए और बीजेपी से ज्यादा कोई झूठ नहीं बोल सकता। बीजेपी झूठ बोलने की ट्रेनिंग देती है अपने लोगों को। बीजेपी अपने झूठ का प्रचार करती है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर अकाली दल को समर्थन दिया। ये बताएं, आपकी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या बताया? देखिए, माननीय उद्धव ठाकरे जी से जो मैं श्रोमणी अकाली दल की ओर से हमने बातचीत की है और हम चाहते हैं कि किसानों का जो संघर्ष पिछले कितने महीनों से चल रहा है उसको पॉलिटिकल पार्टियां भी सपोर्ट करें ताकि वो कहीं किसी किनारे पे चला जाए और ये बातचीत के बिना मसला हल नहीं होना। तो देश के सरकार जो है, केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उनको कैसे इस बात पे तैयार किया जाए कि बातचीत जल्दी से जल्दी हो और बातचीत से मसला हल हो। बातचीत चल रही है, हम चाहते हैं इसके रिजल्ट जो है पॉजिटिव होने चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियों को इसके संघर्ष की पिठ पे आना चाहिए, सपोर्ट पे आना चाहिए। तो दूसरा ये भी है कि मामला जो है प्रदेशों के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनको छीना जा रहा है। केंद्र की ओर से दखलंदाजी हो रही है, एजुकेशन सिस्टम में हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर में हो रही है और हमारे रेवेन्यू को डिल्यूट किया जा रहा है। तो ऐसी बातें जो हो रही हैं देश में, हम चाहते हैं कि प्रदेश मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। हम चाहते हैं कि देश को फेडरलिज्म जो है वो मजबूत होना चाहिए। आगे की क्या स्ट्रेटेजी प्लान हुई है जब आप ये सारे पार्टीज को मिल रहे हैं? नेक्स्ट विद इन 2 वीक हम आफ्टर 2 वीक हम मिलेंगे दिल्ली में सब पार्टियों के हेड्स। और आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद में चौथे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। 34 सीटों पर शुरू होगा मतदान। 34 सीटों पर 249 प्रत्याशी मैदान में हैं। दोपहर 2 बजे तक देखिए वोट यहां पर डाले जा सकेंगे। 22 दिसंबर को यहां पर डीडीसी चुनाव का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। इससे पहले 2 दौर की जो वोटिंग है वो हुई थी। पहले दौर में 51% के करीब मतदान रहा, उसके बाद 48% के पार यहां पर वोटिंग प्रतिशत गया था। और आज भी ये उम्मीद की जा रही है कि जो लंबी कतारें हैं वो डीडीसी चुनाव के दौरान यहां पर मतदान केंद्रों पर देखने को मिलेंगी। लोगों में उत्साह देखिए बहुत देखने को मिला है। लोगों से जब बातचीत यहां पर की गई तो उनका यही कहना है कि बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं और इसी के लिए यहां पर मतदान कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है आपको बता दें, उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरा छा गया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे से जो रफ्तार है वो थमी है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं किस तरह से कोहरे ने विजिबिलिटी घटा दी है, जिसके जरिए आवाजाही पर असर पड़ेगा। साथ ही साथ कई ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द करने के बाद कुछ ट्रेनें लेट भी हुई हैं और बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है इलाके में, उसके बाद कोहरे की चादर मुश्किलें खड़ी करने वाली है। उधर सीएम अशोक गहलोत ने यह कहकर सियासी खलबली मचा दी कि राज्य में फिर से सरकार गिनाने का खेल शुरू होने वाला है। राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, इसलिए सीएम के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले गए हैं।
नेताओं को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर ले, जो आपने देखा आप सबके आशीर्वाद से। अरे माकन जी तो हमारे साथ 34 दिन तक होटल में रहे, ये जानते हैं क्या क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर और किस प्रकार हमारे विधायकों की जब मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, जाफर इस्लाम जो भी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो सिंधिया को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए। मुख्यमंत्री ने अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने 5 सरकारों के बाद राजस्थान में भी सरकार गिराने का दावा किया था। 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 36 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। ये तो सुरजेवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आगे बैठ गए। और इसी बीच आपको थोड़ी तस्वीरें यहाँ पर हम दिखाते हैं दिल्ली और एनसीआर में किस तरह से कोहरा बढ़ा है। दरअसल उत्तर भारत में सर्दी का सितम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही दिल्ली में और एनसीआर के जो तमाम इलाके हैं वहां पर कोहरा छाया हुआ। पिछले 2 दिनों से अमित अगर देखें तो मौसम में थोड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन आज फिर से थोड़ा ठंडा दिन जो है एक तरह से लग रहा है। और वैसे भी कहते हैं कि दिसंबर में ठंडी अपने पीक पर होती है, क्रिसमस करीब है, तो ये धुंध और जो ठंडी का सिलसिला है ये लगातार यहां से अब बढ़ेगा, ऊपर ही जाएगा बरखा। बिल्कुल। और कोहरे ने लेकिन देखिए लोगों की परेशानी थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार यहां पर थम गई है। गाड़ियों की लाइट्स जलाकर तमाम जो वाहन चालक हैं वो सड़कों पर निकले हुए नजर आए थे, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में जब विजिबिलिटी कम होती है तो बहुत ज्यादा खतरा होता है कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए भी लोग जो है वो सड़कों पर उतरते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दिन के वक्त भी, इस वक्त सुबह के 7 बजने वाले हैं करीब, 8 बजने वाले हैं करीब, और इस वक्त धुंध इतनी ज्यादा है कि हेडलाइट जलाकर ही लोगों को गाड़ी चलानी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग डिपर का यूज कर रहे हैं, हेडलाइट जला के जा रहे हैं, और ऐसे वक्त में हादसे होने का खतरा ज्यादा रहता है जब धुंध होती है, विजिबिलिटी कम होती है, आप देख नहीं पाते।